नमस्कार। MSD 6 के अंतर्गत आज हम भारतेंदु युगीन कविता के विषय में जानेंगे। तो भारतेंदु युगीन कविता दोनों चीज़ों को दिखाती है, दोनों भाषाओं को दिखाती है, एक प्रांतीय भाषा को और एक जो है हमारी जो राष्ट्रभाषा हिंदी को, जो खड़ी बोली हिंदी है, इसको दर्शाती है। यानी ये हम इसे राष्ट्रभाषा मानते हैं, खड़ी बोली हिंदी को। तो हम उसी तरीके से हम इसको देखते हैं। तो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम रूप हमें भारतेंदु युगीन कविताओं में ही नज़र आता है। तो भारतेंदु युगीन कविता का, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहली जो रचनाएं लिखी गई हैं उनमें जो कवियों ने जो चीज़ों का निर्वाह किया है, वो चमत्कारपूर्ण शैली, जो उसी तरीके की जो ब्रजभाषा या प्रांतीय भाषाओं को अपनाना, उन्हीं विषयों पर बात करना जो पुराने थे। लेकिन 1850 के बाद 1800 यानी 1850 के बाद ही लोगों का, जो भारतीय लोगों का जो है जीवन बदलना शुरू हो गया। 1857 आने तक जब युद्ध हुआ है, उस समय के बाद उनकी जो सोचने की एक शैली थी, उसमें बहुत बड़ा बदलाव हुआ, जिसके कारण से उनके जो विषय थे कविताओं के, वो थोड़े थोड़े बदलना शुरू हो गए। प्रांतीय भाषा में तो लिखी, लेकिन वो विषय थोड़े से बदले हुए थे। जैसे एक ही गांव में बात सदा, घर पास रहो नहीं जानत है, पुनि पाचय सातय आवत जात की आस न चित्त में आनत है। हम कौन उपाय करें इनको, हरिचंद माँ हट ठानत है। ये प्यारे तिहारे निहोरे बिना अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती है। यहाँ आप देखेंगे कि जो उस समय की समकालीन स्त्रियों का चित्रण भारतेंदु जी ने इस रचना में किया है, लेकिन इसमें ब्रजभाषा को जो है विषय बनाया। ब्रजभाषा को उन्होंने अपना जो है वो जो अपना जो भाषा जो रखी है, वो उन्होंने ब्रजभाषा रखी है, क्योंकि वो जानते थे कि लोग जो है प्रांतीय भाषाओं को ज़्यादा पसंद करते हैं। इसलिए उन्होंने उसको, स्टार्टिंग जो हुई है भारतेंदु जी की, वो उसी से हुई है, लेकिन बाद में उन्होंने खड़ी बोली हिंदी को अपनाया है। ये इस तरीके की भाषा में लिखने वाले और इस तरीके के सब्जेक्ट पर लिखने वाले, यानी इससे पहले किस पर लिखते थे, राजाओं की प्रशंसा में और चीज़ों पर, सिर्फ उन्हीं पर ध्यान रहता था, या फिर आध्यात्मिक था तो उसमें दूसरी तरीके की शैली है, वो भी आपको कभी मैं दिखाने की कोशिश करूँगी। लेकिन उसमें कौन कौन से जो कवि थे उसके बारे में चर्चा करूँगी। जैसे महाराज कुमार बाबू नर्मदेश्वर प्रसाद सिंह का शिवा शतक है, या द्विजदेव हैं, सरदार कवि हैं, लाल कवि हैं, शाह कुंदन लाल हैं, शाह कुंदन लाल ललित किशोरी जी हैं, लच्छीराम हैं, जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। इस तरह की जो कि ब्रजभाषा में रचनाओं को लिख रहे थे, और कुछ उस समय की समकालीन जो तथ्य थे उनको उन्होंने अपने सामने रखा हुआ था। इसके बाद एक ऐसा समय आया जब भारतेंदु जी ने रचनाएं लिखना शुरू किए थे, ब्रजभाषा में शुरू की, लेकिन और उन सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लिखा जो उस समय घटित हो रही थी। एक तरफ उनको लग रहा था, अब भारतेंदु जी की रचनाएं पढ़ी है तो उसमें आपको पता लगे, एक तरफ उन्हें लग रहा था कि ये अंग्रेजी शासन हो सकता है कि आगे कंटिन्यू रहे, एक तरफ इस बात का उनको संभावना रहती है। दूसरी तरफ उनको ये भी लग रहा था कि हमारा भारत स्वतंत्र होगा, इस बात का उनको अनुमान था। भारत स्वतंत्र होगा, लेकिन भारत कब स्वतंत्र होगा इसका अनुमान नहीं था, इसलिए वो भारतीय लोगों को जगा भी रहे थे। तो यानी उनको कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि यह भी अंग्रेजी शासन इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है, और भारतीय लोगों को जगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भारतीय लोग जिस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं, यानी भारतीय लोग तो उस समय तो क्या, आज भी बहुत बोले हैं, क्योंकि किसान जो है वो इतना ज़्यादा अलछल नहीं जाता। आदमी
कहते हैं ना, एक जो महिलाओं के अंदर अज्ञानता क्यों है, क्योंकि महिलाओं ने ज़्यादा वो शिक्षा ग्रहण नहीं की, दूसरे बाहर नहीं निकली। बहुत बड़ी शिक्षा से भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, वो कहीं ना कहीं नहीं बल्कि मैं कहूँगी आपके पूरे व्यक्तित्व पर प्रभावित करती है। वो ये कि आप बाहर नहीं निकलते। जब आप बाहर निकलेंगे तब आपको, जब एक से दूसरे व्यक्ति से आप मिलेंगे, तब सच्चाई का पता लगेगा कि दुनिया वैसी नहीं है जैसी हम समझते हैं। दुनिया उससे बहुत अलग है। केवल कागज पर दुनिया कुछ और है और जो यथार्थ में दुनिया कुछ अलग है। क्यों? क्योंकि भाई प्रैक्टिकल लाइफ में व्यक्ति को जीना पड़ता है, उन सारी चीज़ों को जीना पड़ता है। और पेपर में बहुत सारी चीज़ें हम बल्कि उस समय के लेखन में तो आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो पॉजिटिव ही बना देते हैं और नेगेटिव चीज़ों को ढकने की कोशिश की। आज भी हम बहुत सारे नेगेटिव पक्षों को ढकने की कोशिश कर देते हैं, वहाँ दिखाने की कोशिश ही नहीं करते। मालूम है गलत है, लेकिन गलत को गलत कहने का साहस कितने लोगों को है। और जो लोग साहस रखते हैं उन लोगों को तो या तो नकार दिया जाता है या फिर उनको झुटला दिया जाता है। दो ही चीज़ें, या तो नकार दिया जाए, झुटला दिया जाता है, उनको समाज में कई बार पागल तक सिद्ध कर दिया जाता है। उनको पागल तक सिद्ध कर दिया जाता है। मुझे एक बात बहुत पसंद आई थी, दिव्य कीर्ति सर ने एक वीडियो में बोला था कि आपके सामने यदि 99% लोग सही बोलते हों, और 99% सही नहीं, एक मुद्दा हो और उस पर 99% लोग एक राय रखते हों, और सिर्फ एक व्यक्ति हो, 1% व्यक्ति हो या एक व्यक्ति हो, वो 1% कह रहे थे, लेकिन मैं कहूँगी सिर्फ एक व्यक्ति भी यदि उससे अलग राय रख रहा है तो सोचो जरूर कि वो व्यक्ति क्यों कह रहा है ऐसा, वो ऐसा क्यों कह रहा है। एक व्यक्ति उससे अलग राय रख रहा है, उस बारे में जानकारी पूरी ले लो, क्योंकि इस समाज में बहुत कुछ ऐसा होता है जो सही लोग होते हैं उनको गलत ठहरा दिया जाता है, ये होता है। इसलिए उस चीज़ को कभी इग्नोर मत करना। उन्होंने ये अपनी एक वीडियो बताया, वो 1% की बात करते, मैं सिर्फ एक व्यक्ति की बात करती। सिर्फ एक व्यक्ति, महिला हो, पुरुष हो, बच्चा हो, यदि वो अपनी कोई बात कह रहा है, इग्नोर कभी मत करना, क्योंकि जो हो सकता है जिस 99% लोग हैं वो सारे लोग फॉलोअर हों या सच को झुटलाने वाले हों, क्योंकि इस समाज में ज़्यादा लोग फॉलोअर होते हैं, ज़्यादा लोग, ये ऐसे लोग कहाँ होते हैं जो बिल्कुल लीक से अलग हट करके काम करते हैं। वो तो एक ही खास व्यक्ति तो एक दो ही होते हैं ना। कौन अपनी जान को हथेली पे रख करके घूमता है इस संसार में? तो ऐसे एक दो लोग होते हैं। भारतेंदु युग नाम दिया गया, तो युग नाम किसी खास वजह से दिया जाता है। ऐसे किसी को एक युग का प्रवक्ता नहीं बोल दिया जाता। उनकी कुछ चीज़ें थी जो उन्होंने दिखाई, उन्होंने समाज की सच्चाई को खोल के रखा है भारतेंदु जी ने, लेकिन रखा बड़े मतलब बड़े ही प्रैक्टिकल वे में उन्होंने अपनी बात को रखने की कोशिश की है। तो भारतेंदु युग के जो विषय आए वो कौन कौन से विषय थे, जैसे उन्होंने उस समय तक जो यथार्थ से हट कर के चीज़ें चल रही थी, पहले जो लिखा जा रहा था वो यथार्थ से रहित लेखन किया जा रहा था। अब जो है वास्तविकता यथार्थ पर लेखन किया गया भारतेंदु युग में। तो वो कौन कौन से विषय थे? निर्धनता, भूख, अकाल, महंगाई, रोग, बैर, कलह, आलस्य, असंतोष, खुशामद, कायरता, टैक्स, अनैक्य, देश की दुर्दशा, धार्मिक मतपतांतर, छुआछूत, बाल विवाह, विधवा विवाह, व्यभिचार, अशिक्षा, अंग्रेजी भाषा एवं शिक्षा का अज्ञान, रूढ़िप्रियता, समुद्र यात्रा, कूप मंडूकता, ईश्वर, देवी देवता, भूत प्रेत, अपव्यय, न्याय व्यवस्था, पुलिस प्रशासन, फैशन, सिफारिश, रिश्वतखोरी, बेकारी, सुरा सेवन आदि, यानी इन विषयों पर अब लिखा जाने लगा। तो भारतेंदु युग के कवियों ने कविता ना लिखी हो ऐसा नहीं है, कविता तो लिखी,
लीक से अलग हट करके, लीक पर चलने वाले लोग अब नहीं थे, यानी अब लीक से हट चुके थे। अब उनके पास एक नए विषय, यथार्थ, नया विषय उनके पास यथार्थ आ गया। वो यथार्थ पर लेखन करने लगे। गद्य पे लेखन किया, गद्य पे सभी विधाओं पर उन्होंने लेखनी चलाई है, लेकिन जो खास थी उनके बारे में हमने चर्चा कर ली है। और जो अन्य जो चीज़ें हैं वो उस पर जो जैसे कविता ही मुख्य विषय होता था, तो कवियों ने अपनी लेखनी चलाई और उन्होंने जो है वर्तमान स्थिति को अपने सामने रखा। दूसरी ओर अपनी वर्तमान अधोगति पर भी शोध किया कि हमारी जो वर्तमान स्थिति है, जिसमें हम नीचे की तरफ चलते चले जा रहे हैं, ऊपर उठने का नाम ही नहीं ले रहे, उसका मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण वर्तमान की अधोगति पर विचार करता है। उसके लिए उत्तरदायी अनेक कारण उसके सामने आते हैं। इनमें से एक कारण भारतीय समाज की जड़ता, जो अशिक्षा से आई थी, रूढ़िप्रियता यानी रूढ़िवादिता। इतनी रूढ़िवादिता है कि भाई हम तो ब्राह्मण हैं, लेकिन ब्राह्मण में भी 50 ब्राह्मण हैं, उस 50 ब्राह्मण में भी उन 50 ब्राह्मणों में भी वो क्या बोलते हैं, देखिए मैं भूल रही हूँ, खैर उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो अलग अलग चीज़ें हैं, तो उसमें भी हम इतनी रूढ़िवादिता की देखिए, जहाँ गलत है, जहाँ गलत है वहाँ गलत है, जहाँ सही है वहाँ सही है। लेकिन हमारे समाज ऐसा है कि कुछ चीज़ों पर लीक से हटना चाहता ही नहीं है। उसको वो चीज़ें इतनी प्रिय है, चाहे गलत हो, हमारे परिवार का व्यक्ति, हम गलत से ही शादी कर देंगे, लेकिन दूसरी जगह नहीं करेंगे। ये जो इसको क्या कहेंगे, इसको, या हम सिर्फ इसको रूढ़िवादिता नहीं कहेंगे, इसको मूर्खता कहेंगे। ये रूढ़िवादिता नहीं है। आप सच को सच नहीं बोल सकते। आप ये आप जो है मोह में, देख, मोह में अंधा होना कितनी बड़ी बात है कि धृतराष्ट्र जो है वो अंधे थे। द्रौपदी इसलिए अंधी हो गई क्योंकि पति अंधा है, इसलिए उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। और जो पति गलत कर रहे थे तो द्रौपदी पट्टी बांध ली। अरे भाई, तुमने अपनी दिमाग पर भी पट्टी बांध ली कि अरे इतना अधर्म हो रहा है कि एक सभा के अंदर इतना सारा कुचक्र रचा जा रहा था, लेकिन कोई इतने बड़े, मतलब ससुराल पक्ष के सारे लोग विराजमान हैं, लेकिन किसी ने भी उसको बचाने की कोशिश नहीं की। लाज जा रही है बहू की, लेकिन कोई अपने ही पुत्र के लिए, नाती के लिए बोलने के लिए खड़ा नहीं था। सब कुछ अधर्म पर चल रहा था। तो जब अधर्म का अति होती है तो वहाँ विनाश होना निश्चित हो जाता है। तो ये चीज़ क्या सिखाती है? ये चीज़ सिखाती है कि सत्य पर बोलने वाले लोग नहीं होते। सत्य जो है वो बहुत बहुत रेयर होता है, बहुत बहुत कम लोग होते हैं जिस पर अपनी आवाज़ खोल पाते हैं। तो रूढ़िवादिता, ये रूढ़िवादिता और मोह की अज्ञानता है, तमाम कुरीतियाँ हैं। इसके कारण से हमारा समाज जो है पिछड़ा हुआ है। 1857 के विद्रोह के दमन की क्रूरता से उत्पन्न आतंक तथा परवर्ती मध्यकालीन अराजकता आदि से मुक्ति दिलाने के कारण ये कवि अंग्रेज राज की प्रशंसा भी करते थे, लेकिन अनुभव करते थे कि अंग्रेज राज के सारे सुख साज के बावजूद भारत का धन विदेश में चला जा रहा है। जिस पर कि भारतेंदु जी ने आवाज़ उठाई कि उन्होंने कहा, चूरन अमले सब जो खावें, दूनी रिश्वत तुरंत पचावें, चूरन साहेब लोग जो खाता सारा हिंद हजम कर जाता, चूरन पुलिस वाले खाते सब कानून हजम कर जाते। यानी एक तरीके से वो इस कविता के इस माध्यम से दिखा रहे हैं कि समाज में ये क्या हो रहा है, आप कर क्या रहे हो, आप बैठे हुए हो, लेकिन आपका ये पूरा भारत जो है वो पूरा जो है वो लुटा जा रहा है। भारत लुट रहा है और आप खुली आंखों से उसे देख रहे हैं लुटते हुए। आप उसके लिए कुछ कर नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक तो आपके पास अशिक्षा है, दूसरे आप सच बोलने की हिम्मत नहीं करते। जब कहीं ना कहीं कहते हैं ना, आदमी की कमजोरियां जो हैं उसे पीछे ले आती हैं। कमजोरी कौन सी? शिक्षा की कमजोरी हो सकती है, साहस की कमजोरी, सच बोलने के साहस की कमजोरी, ये बहुत बड़ी कमजोरी है। दूसरे, आपकी ताकत तो आधी है, क्योंकि आधी इसलिए क्योंकि आप पूरे परिवार है, पूरा परिवार में एक ही व्यक्ति पढ़ा लिखा है, पूरा समाज है,
पूरा गांव है, गांव में सिर्फ एक ही व्यक्ति पढ़ा लिखा है। मैंने अपनी आंखों से अपने जो है अपने क्षेत्र में, यानी अपने ब्रज क्षेत्र में, मैंने वहाँ देखा है कि मैं अपने समय की बात बता रही हूँ, ये बात बता रही हूँ 82 के आसपास की बात बता रही हूँ। 82 में भी ऐसी स्थिति थी कि यदि किसी का तार आता था, उस समय तार की प्रथा थी और तार अक्सर अंग्रेजी में लिखे हुए होते थे। उस तार को पढ़ने के लिए एक व्यक्ति जो है वो मिलता नहीं था। लोग पड़ोसियों को जाकर के ढूंढते थे, कोई वो जो इसमें तार में पढ़ के बता दे कि क्या लिखा है। यदि घर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है पढ़ा लिखा तो पड़ोसियों से जाकर के पूछना पड़ता था कि इसमें तार में लिख कर के क्या है, जबकि एक लाइन ही लिखी होती थी। अच्छे या बुरे की कोई खबर मिली हुई होती थी, लेकिन वो पढ़ने वाला कोई था नहीं। यानी अंग्रेजी की तो इतनी दुर्दशा थी, और फिर भी ये कह रहे थे कि हमें नहीं करना है। एक तरफ इंग्लिश मीडियम स्कूल चला रहे थे, लेकिन इंग्लिश मीडियम में पूरे पूरे उसमें 1 या 2 इंग्लिश मीडियम स्कूल हुआ करते थे शहर के अंदर, और उसमें जाने वाले जो बच्चे होते थे वो गिने चुने बच्चे होते थे, उनको भी भेजते हुए लोग डरते थे। उसमें 2 चीज़ें सामने थी। एक तो ईसाई मिशनरियाँ, जिससे कि लोग अपने बच्चों को बचाते थे, जिससे लोगों को लगता था कि ईसाई मिशनरियों का प्रभाव हमारे बच्चों पे आ जाएगा। एक तो इस कारण से नहीं भेजते, दूसरे वो एक क्योंकि पूरे उसमें 1 ही 2 होते थे, तो दूर भेजने की, बच्चों को दूर, अपने से दूर भेजने की उस समय बिल्कुल ही चलन नहीं था। तो इसलिए ये सारी चीज़ें हो रही थी समाज के अंदर। तो खैर ये बहुत बड़ा विषय हो जाएगा, तो मैं अपना विषय यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।